हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे सारे के सारे प्यारे प्यारे बच्चे। दिस इज योर ज्वालामुखी मैम, यानी कि आपकी उज्ज्वला मैम। और बच्चों, आज मैं लेकर आ गई हूँ हमारे क्लास 9 ज्योग्राफी के चैप्टर ड्रेनेज का वन शॉर्ट लेक्चर, जहां पर हम लोग फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टिल द वेरी एंड पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, वो भी हर एक कंसेप्ट को समझ के चलेंगे, ताकि आज के बाद हमें और कुछ देखने की जरूरत ही ना पड़े और इसी में हमारा कंप्लीट रिवीजन और तैयारी जो है एग्जाम्स के लिए वो हो जाए। अभी मुझे पता है कि आप लोग एक सवाल जरूर पूछ रहे होंगे कि मैम हमें इस चैप्टर के नोट्स कहां पर मिलेंगे। तो नोट्स कहां मिलेंगे? हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप का लिंक दिया है बच्चों, वहां पर आपको नोट्स इजीली मिल जाएंगे। तो चलिए जल्दी से आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है ड्रेनेज एंड आई नो इट इज अ वेरी वेरी रिक्वेस्टेड चैप्टर फ्रॉम योर साइड। मुझे पता है कि ये चैप्टर बहुत बच्चों के स्कूल में पहले से ही, अभी से ही टीचर्स जो है सिलेबस में दे रहे हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स में दे रहे हैं। दैट इज वाई बच्चों आज मैं चैप्टर लेकर आ गई हूं। तो चलिए फटाफट से आगे चलते हैं। और यहां पर बच्चों पहले इंट्रोडक्शन में कुछ कुछ बेसिक चीजें आपको बताई हैं कि भाई ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, ऑक्सबो लेक क्या होती है, मियांडर क्या होते हैं। तो ये सारे जो शब्द हैं जिनको तुम जब चैप्टर में सुनते हो और कंफ्यूज हो जाते हो, उनका उत्तर पहले ही चैप्टर में दे दिया गया है। तो फटाफट से इन सभी के सभी टर्म्स को एक बारी अच्छे से समझ के ही आगे चलते हैं। चलिए तो बच्चों ड्रेनेज, यहां पर ना दो शब्द आते हैं। सबसे पहले बोला जाता है ड्रेनेज, फिर बोला जाता है ड्रेनेज बेसिन। क्या बोला जाता है? ड्रेनेज और ड्रेनेज बेसिन। अब यहां पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ड्रेनेज शब्द डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। बच्चों बेसिकली कहीं पर भी हम बात कर रहे हैं कि नदियां जो है बह रही हैं, पहाड़ से उतर के जमीन पे आ गई हैं, बह रही हैं, तो वो है ड्रेनेज। कि किसी भी एरिया के आप बता रहे हो कि यहाँ का रिवर सिस्टम क्या है, यहाँ पे नदियां इधर से इधर बह रही हैं, उधर से उधर फ्लो कर रही हैं, वो होता है ड्रेनेज। कि नदियों के फ्लो की आप बात कर रहे हो। नेक्स्ट आता है ड्रेनेज बेसिन। अब ड्रेनेज बेसिन क्या है? ड्रेनेज बेसिन होता है एक रिवर सिस्टम जिस एरिया को ड्रेन करता है, उसको उस रिवर का ड्रेनेज बेसिन बोला जाता है। मैम बात नहीं आई समझ में? ठीक है, तो अभी मैं समझा रही हूं, ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, सपोज मैं बोल रही हूं ये एक नदी है, ये एक नदी है, ये नदी बहती हुई ऐसे जा रही है, ठीक है, तैर के चली, मैं तो बह के चली, ठीक है। नदी जो है तैर के बहकर जा रही है। अब ऑब्वियस सी बात है यार, चलो पिंक कलर लेते हैं। कुछ ऐसी नदियां होंगी जो इस नदी में आके मिल जाएंगी, इसका साथ देंगी, है ना। तो यहां से एक नदी आई, इसमें आके मिल गई, यहां से एक नदी आई, इसमें आके मिल गई, यहां से एक नदी आई, इसमें आके मिल गई। ओके, तो ये जिगजैग जू नहीं है। ये देखो यहां पर हम एक रिवर की बात करें कि एक रिवर बहता हुआ जा रहा है, उसमें कुछ कुछ नदियां आके मिल रही हैं। तो ये जो नदियां आके उसमें मिल रही हैं, उसमें जुड़ रही हैं, ये सारी नदियों को बोला जाता है उसकी ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज यानी कि जो उसमें आके शामिल हो रही हैं। अब भाई ये जो नदी है, ये नदी भी कल को जाके क्या है, बट जाएगी, अपने आप को ये क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी। तो इधर से ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी अपने आप को, ऐसे 3-4 हिस्सों में इसने बांट दिया। अब ये जब अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, अपने आप को बांट रही है, उसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटरी। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि मैम आप बता तो ड्रेनेज बेसिन रहे थे, लेकिन आपने तो कुछ और ही बता दिया। तो हाँ जी, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, क्योंकि देखो यही तो है ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन वो एरिया है जो नदी, उसकी ट्रिब्यूटरीज और उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज मिलके जिस एरिया को ऑक्यूपाई करती है, वो उस नदी का ड्रेनेज बेसिन होता है। तो ये एक रिवर है, रिवर के अंदर कुछ नदियां आके मिल रही हैं, कुछ नदियां इससे जुदा हो रही हैं, ये अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करा है। सो द इंटायर एरिया दैट इज कवर्ड बाय द रिवर, its tributaries and its distributaries is known as the drainage basin। ठीक है, नदी, उसकी ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज जिस एरिया को मिलकर कवर कर रहे हैं, वो होगा उसका ड्रेनेज बेसिन। याद रहेगी ये चीज। चलिए अब यहां तक बहुत ही बेसिक सी बात हमने करी है। अब हम चल के समझेंगे कि यहां पर देखो, हम यहां पर समझने वाले हैं वाटर डिवाइड क्या होता है। क्या वाटर डिवाइड? अभी जैसे तुम लोगों को डिवाइड कर दिया जाता है ना स्कूल के टीचर्स द्वारा कि बेटा तुम लोग दोस्त हो, तो एक जाएगा सेक्शन ए में, दूसरा बच्चा जाएगा सेक्शन बी में। ऐसे दोस्तों को जुदा कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। उसी सेम तरीके से बच्चों, जब एक माउंटेन या अपलैंड हमारे दो रिवर सिस्टम्स को डिवाइड कर देता है, या फिर दो ड्रेनेज बेसिन्स को डिवाइड कर देता है, उसको बोला जाता है एक वाटर डिवाइड।
मैम क्या बात है, मतलब समझ में नहीं आया। देखो जैसे ये एक उठा हुआ एरिया है, ये एक उठा हुआ एरिया है, इस उठे हुए एरिया ने क्या करा, इस साइड एक ड्रेनेज बेसिन रह गया और इस साइड एक ड्रेनेज बेसिन रह गया, क्योंकि नदियां तो नीचे की तरफ आएंगी ना, तो यहाँ ऊपर तो नहीं है कुछ, नीचे की तरफ आ रही है, यहां से भी नदियां नीचे की तरफ आके इधर मिल रही है, यहां से भी नदियां नीचे की तरफ आके इधर मिल रही है। तो ये जो माउंटेन या अपलैंड है, जो उठी हुई जगह है, इसने एक तरीके से दो ड्रेनेज बेसिन को डिवाइड कर रखा है। एक ड्रेनेज बेसिन इधर है, ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज नदी वगैरह इधर है, और एक ड्रेनेज बेसिन इस साइड है। तो ये जो माउंटेन या अपलैंड दो ड्रेनेज बेसिन्स को डिवाइड कर रहा है, इसी को हम लोग वाटर डिवाइड बोलते हैं, क्योंकि डिवाइड कर रहा है। ये सिंपल सी बात है, ठीक है, बात आई समझ में। तो यहां पर आपको एक पिक्चर भी दे रखी है, देखो ये उठा हुआ एरिया है, वाटर डिवाइड है ये, और वाटर डिवाइड की वजह से क्या हुआ है, जैसे यहां पर आप देख सकते हो, दिस इज दी वाटर डिवाइड, दिस एरिया इज थोड़ा उठा हुआ एरिया, थोड़ा अपलिफ्ट हुआ एरिया, ऐसे ऊपर की तरफ है, और ये सारी नदियां नीचे की तरफ बह रही हैं, इस साइड से इधर नीचे की तरफ बह रही हैं, इधर से इधर नीचे की तरफ बह रही हैं। तो ये जो वाटर डिवाइड है, दिस अपलिफ्टेड एरिया, और दिस वी कैन से दिस पर्टिकुलर एरिया दैट सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन, है ना, जो थोड़ा उठा हुआ एरिया है, जिसकी हाइट थोड़ी ऊपर है, ऊंची है, तो जो दो ड्रेनेज बेसिन को डिवाइड कर रहा है वो है वाटर डिवाइड। देखो समझ के चलना, बहुत ही सिंपल, यहाँ पे दो तीन चीजें आपको बताई गई हैं, एज सिंपल एज दैट। चलिए आगे आते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा हम आगे आते हैं, और यहां पर हम लोग बात करते हैं हमारे दो तरीके के अलग अलग रिवर्स की, जो कि इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। दो अलग अलग रिवर्स कौन से हैं, एक है हिमालयन रिवर्स, जो कि हिमालय से ओरिजिनेट होके गिर रहे हैं, बह रहे हैं, है ना, हिमालय के अंदर ग्लेशियर्स है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, नदियां बन रही हैं, नदियां बन बन के एक इधर बह रही है, एक उधर बह रही है, एक उधर बह रही है। तो ये सारे हमारे अलग अलग रिवर्स, जिनका ओरिजिनेशन पॉइंट हिमालयन माउंटेन्स है, वो है हमारे हिमालयन रिवर्स। वहीं पे कुछ ऐसे रिवर भी हैं जो कि पेनिनसुलर एरिया में ओरिजिनेट हो रहे हैं। पेनिनसुलर एरिया कौन सा होता है मैम, देखो मैंने बता रखा है आप लोगों को, लेकिन फिर भी अगर याद नहीं है तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ बच्चों। हमारा पेनिनसुलर रीजन यानी कि दिस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, दिस पर्टिकुलर एरिया इज अवर पेनिनसुलर रीजन। अब इस पेनिनसुलर रीजन के अंदर भी बहुत सी नदियां ऐसे उठ रही हैं, कोई इधर जा रही है, मैक्सिमम इधर ही जा रही हैं, क्योंकि स्लोप इस साइड है, पढ़ रखा है हमने। तो ये जो नदियां हैं बच्चों, कुछ इस साइड भी जा रही हैं, ठीक है, वो भी बात करेंगे हम लोग। तो ये जो सारी की सारी नदियां हैं बच्चों, जो पेनिनसुलर रीजन में ओरिजिनेट हो रही हैं, कोई ईस्ट पे बह रही है, कोई वेस्ट की तरफ बह रही है, उन सारी नदियों को हम पेनिनसुलर रिवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर रिवर्स बोला जाता है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि दो तरीके के रिवर्स हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, एक है हिमालयन रिवर्स, जो कि हिमालयन माउंटेन से ओरिजिनेट हो रहे हैं, और दूसरे है पेनिनसुलर रिवर्स, जो कि पेनिनसुलर रीजन में ओरिजिनेट हो रहे हैं। पेनिनसुलर रीजन कौन सा होता है, ऐसी जमीन जो कि तीन तरफ पानी से घिरी होती है, वो होता है पेनिनसुलर रीजन। नाउ इनके बीच में डिफरेंस क्या है, बहुत बारी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के बीच में बोल रही हूँ, एग्जाम के अंदर, जहां पर आपको ये बताना पड़ता है कि हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर के बीच में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। कैसे बताओगे आप लोग, इस टेबल की मदद लेके आप लोग बताएंगे, तभी तो मैम ने ये टेबल बनाई है बच्चों, ताकि आप लोगों की मैं हेल्प कर सकूं कि अगर आपको जो है ये डिफरेंस लिखने को आ जाए तो आप भी प्यारी सी टेबल बनाकर अपने जो टीचर्स हैं उनको बता दो कि डिफरेंस क्या है। नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट द हिमालयन रिवर्स। हिमालयन रिवर्स पेरिनियल है। पेरिनियल का मतलब क्या होता है मैम, यानी कि बच्चों ऐसी नदियां जो कि पूरे साल बहती हैं, उनमें कभी पानी की कमी होती नहीं है यार, पूरे सालों साल वो नदियां बहती रहती हैं। बट पेनिनसुलर रिवर्स जो है वो सीजनल होते हैं, सीजनल होते हैं। इसका ये मतलब है कि जब बरसात का टाइम आएगा, बारिश आएगी, तो इसमें नदी में पानी आएगा, बट थोड़े टाइम के बाद हो सकता है वो सूख भी जाए। तो सीजनल है कि कभी पानी है फिर पानी नहीं है। इस तरीके से मैम ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं आपको बताती हूं, इसके पीछे एक बहुत तगड़ा रीजन है। हिमालयन रिवर्स पेरिनियल इसलिए है, सालों साल इसलिए बह रही हैं, क्योंकि उनको जो पानी मिल रहा है वो दो सोर्सेस से मिल रहा है। एक तो भाई हिमालय के ग्लेशियर से मिल रहा है, और दूसरा सोर्स है बारिश। तो ग्लेशियर से भी पानी आ रहा है, बारिश से भी पानी आ रहा है। बट जो हमारे पेनिनसुलर रिवर्स है, वहां पर पानी सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल के दौरान आ रहा है। तो जब रेनफॉल आएगी तब पानी आ जाएगा, नहीं तो हो सकता है सूख भी जाए, ठीक है। तभी वो सीजनल है, क्योंकि उनका सोर्स ऑफ वाटर इज ओनली रेनफॉल। यहाँ पे देखो, वाटर रेन से भी मिल रहा है और मेल्टेड स्नो से भी मिल रहा है, लेकिन यहां पर सिर्फ रेनफॉल से पानी मिल रहा है।
रिवर बेसिन की बात करें, कितना एरिया कवर करते हुए जाती हैं, तो ऑब्वियसली यार देखो यहाँ पानी भी ज्यादा आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि रिवर बेसिन भी ज्यादा होगा। तो लार्जर रिवर बेसिन है, और यहाँ पर क्योंकि पानी कम है तो कोर्स वो तय करती है समुद्र तक पहुंचने के लिए, वो भी छोटा है, स्मॉलर बेसिन भी है। अब आगे देखो क्या है। इंडस ब्रह्मपुत्र originate from the north of the mountain ranges and most rivers of peninsular region originate in the western ghats and flow towards the Bay of Bengal. Godavari, Narmada are the main river systems of the peninsular rivers. तो यहाँ पे नदियों की बात कर दी गई है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो कि हमारे हिमालयन रिवर्स में कौन कौन से आएंगे। इंडस ब्रह्मपुत्र ऑब्वियसली आएगी बच्चों, जो कि हमारे हिमालयन माउंटेन के नॉर्थ में ओरिजिनेट होता है। और गंगा भी है यार, यहाँ गंगा भी है, गंगा को भूल कैसे गए, गंगा भी तो है। उसी के साथ पेनिनसुलर रिवर्स की अगर हम बात करें तो ये बहुत सारे रिवर्स बच्चों वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होते हैं। अभी ये जो मैंने ड्राइंग भी बनाई थी ना, इसमें भी देखो सभी को पता है कि ये पेनिनसुलर रीजन है, यहां पर वेस्टर्न घाट है, बहुत से रिवर्स ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होकर इस तरफ बहते हैं, इस तरफ बहते हैं, ठीक है। तो ये वेस्टर्न घाट्स में ओरिजिनेट हो रहे हैं, उसी के साथ में दे फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, तो उसी तरफ फ्लो करे ईस्ट के टुवर्ड्स, वेस्ट में ओरिजिनेट हो गए ईस्ट की तरफ बह रहे हैं, बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों मैंने आपको बता रखा है कि फिजिकल फीचर्स वाले चैप्टर में कि स्लोप है, हल्का सा ऐसे है, तो वेस्ट से ईस्ट में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि स्लोप है, ढलान है, ढलान की वजह से नदियां जो है वेस्ट से ईस्ट के टुवर्ड्स जा रही हैं। गोदावरी नर्मदा मेन रिवर्स है पेनिनसुलर एरिया की। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनके बारे में बताया गया है। उसके बाद वही बात है, लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्सेज, लंबा रास्ता तय करती हैं भाई ये नदियां, और यहाँ पे वही शॉर्टर शैलो कोर्सेज, तो ना तो इतना चौड़ा एरिया कवर कर रही हैं और शॉर्टर कोर्स कवर कर रही हैं, मतलब जो रास्ता है वो भी उतना लंबा नहीं है और जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो भी उतनी ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू द हिमालयन रिवर्स। हिमालयन रिवर्स की चौड़ाई भी ज्यादा है और लंबाई, जितना एरिया वो कवर कर रही हैं वो भी ज्यादा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उनको पानी ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। नाउ दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज रिवर्स। बट बच्चों अब एक एक रिवर करके हम उसको एनालाइज करेंगे और वो काफी ज्यादा सिंपल होगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी और कॉन्सेप्ट्स पे हमें गौर फरमाना है। देखो ओके, अभी जरा फटाफट से बच्चों यहां पे देखिए, the two major Himalayan rivers Indus Brahmaputra originate from the north. They have cut through the mountains making gorges. Gorges क्या होते हैं, जॉर्ज क्या होता है, अभी मैं आपको बताती हूँ। देखो बच्चों यहां पर बात करी जा रही है, ये ऑलरेडी हमने पॉइंट अभी पढ़ लिया था कि हिमालयन रिवर्स जो दो हैं, इंडस और ब्रह्मपुत्र, ये हमारे नॉर्थ से माउंटेन रेंज, जो हिमालयन माउंटेन रेंज है उसके नॉर्थ से उत्तर दिशा से ओरिजिनेट होते हैं। और देखो यहां से एक इंडस इस साइड बहता है और ब्रह्मपुत्र उधर से इस साइड बहता है, ठीक है। बट यहां बोला जा रहा है कि दीज रिवर्स कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग जॉर्जेस। क्या होता है जॉर्ज या गॉर्ज, जो भी हम बोलते हैं अपनी प्रोनाउंसिएशन में, देखो अरे ये रहा, यहीं पे तो है। देखो बच्चों जॉर्ज क्या होता है, जैसे ये दो पहाड़ है, उनके बीच में से जब नदी से कट करके जा रही है तो ऐसा एक सीनिक सा, बहुत ही सुंदर सा आपको जो है नजारा देखने को मिलता है। दिस इज अ जॉर्ज। जहां पर नदी जो है माउंटेन्स के बीच में से कट करके जा रही है, दैट इज अ जॉर्ज और अ गॉर्ज, वट एवर यू कॉल इट। नाउ they perform intensive erosional activity in their upper course and carry huge loads of silt and sand. जब पहाड़ में अपर कोर्स मतलब जो ऊपर का रास्ता जब तय करके नदी नीचे आ रही है, उस रास्ते में अपने साथ नदी बहुत सारा इरोजन करते हुए आती है। इरोजन का मतलब है बहुत सारे पत्थर रास्ते में, जैसे पहाड़ के ऊपर पत्थर है, कंकड़ है, मिट्टी है, वो सारी चीजें धकेल के अपने साथ नदी नीचे की तरफ लेकर आ रही है। तो यहाँ पे बच्चों इस सेंटेंस का यही मतलब है कि अपर कोर्स में जब नदी नीचे उतरते हुए आ रही है पहाड़ से, तो अपने साथ कंकड़, पत्थर, मिट्टी हर चीज साथ में कैरी करके ला रही है, ठीक है, इरोजन कर रही है। नाउ in the middle and the lower courses these rivers form meanders and oxbow lakes. ये भी देख लेते हैं। देखो देखो जैसे ऊपर से बहती हुई आ रही है, ठीक है, यहां से तेजी से आ रही है और यहां पर बहुत सारा इरोजन करते हुए आ रही है। इरोजन का मतलब क्या है कि बहुत सारे कंकड़, पत्थर, मिट्टी अपने साथ लेकर आ रही है। अब जब मिडल कोर्स, थोड़े बीच के रास्ते पे आती है नदी, थोड़ी धीरे होगी, है ना, यहाँ बहुत तेजी से आएगी, यहाँ थोड़ी सी धीरे होगी। धीरे होने पे बच्चों इस तरीके की मियांडर्स फॉर्म करती है। मियांडर क्या होता है, इधर चला मैं उधर चला, तो ये जो पैटर्न है ना, इसी को मियांडर बोला जाता है। दिस पर्टिकुलर थिंग
कि ऐसे 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 नदी फ्लो कर रही है, दिस इज अ मियांडर. व्हाट इज इट? इट इज अ मियांडर. और मियांडर के साथ साथ ऑक्सबो लेक की फॉर्मेशन भी कई जगह पर होती है. ऑक्सबो लेक क्या है मैं आपको समझाती हूँ. इट्स वेरी सिंपल. देखो वैसे तो यहाँ पिक्चर भी बनी हुई है. जैसे पहले क्या था कि नदी ऐसे बह रही थी इस तरीके से, ऐसे, ये था नदी का रास्ता. ब्लैक कलर से जो मैंने हाईलाइट करा है ना, वो था रास्ता. लेकिन बीच में बच्चों क्या हुआ, जैसे यहां पर बहुत से कंकड़ पत्थर मिट्टी डिपॉजिट हो गए, तो नदी का रास्ता बदल गया. नदी का रास्ता बदल गया. क्या हो गया नदी का रास्ता? ये नदी का रास्ता बदल गया. अब नदी जो है इस तरीके से बहने लगी और यहां पर हल्का सा नदी का ऐसे लेक सी बन के रह गई. ये रास्ता जो है बीच में छूट गया क्योंकि यहां पे बहुत सारे सैंड सिल्ट क्ले डिपॉजिट हो गया, तो नदी ने अपना रास्ता इधर से बना लिया और यहां हल्की सी नदी जो है रह गई, तो वो छोटी सी लेक बन के रह गई, विच इज नोन एज एन ऑक्सबो लेक, जो कि अलग हो गई है बाकी नदी से और वो छोटी सी एक लेक बन के ऐसे रह गई है. दैट इज एन ऑक्सबो लेक. ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा जैसे ऐसे ऐसे नदी बह रही है. ये वैसे जिफ था बट इसमें चल नहीं रहा है, बट स्टिल आई विल टेल यू. इस तरह से नदी चल रही है, नदी चल रही है. अब यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारा बीच में वो डिपॉजिट हो गया, तो हो सकता है कि यहाँ से नदी अपना रास्ता ऐसे कर लिया और यहाँ पर एक रह गया, एक यहाँ रह गया, छूट गया नदी का हिस्सा, तो वो लेक बन के रह गई. दैट इज नोन एज एन ऑक्सबो लेक. ठीक है, तो ऑक्सबो लेक, मियांडर्स, ये सारी चीजें फॉर्म करती है. उसी के साथ बच्चों जब नदी समुद्र में मिलने वाली होती है तो डेल्टास भी फॉर्म करती है. डेल्टास बताया है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ऐसे करके यहां से ऐसे ऐसे अलग हो गई. क्यों? क्योंकि बीच में वही सैंड सिल्ट क्ले डिपॉजिट हो गया, तो ऐसे नदी को अलग होना पड़ा ऐसे अलग अलग हिस्सों में, तो दैट इज अ डेल्टा. डेल्टा भी बनाती है. ठीक है, डेल्टा भी बनाती है, मियांडर्स भी बनाती है, ऑक्सबो लेक भी बनाती है. तो नदी के सफर की बात करी जा रही है यहां पर. सफर खूबसूरत है मंजिल से भी. ठीक है, मंजिल तक अभी पहुंची नहीं है, समुद्र तक पहुंची नहीं है, लेकिन समुद्र से पहुंचने से पहले भी नदी जो है इधर चली उधर चली, जाने कहां किधर चली, किसी को छोड़ दिया बीच में, ऑक्सबो लेक बना दी, कहीं पर डेल्टा बना दिया. इस तरीके से नदी जो है एक्ट करती है. नदी ऐसे चलती है बच्चों. ठीक है, नाउ अब जरा यहां पर आ जाते हैं और हमें सबसे पहले बात करनी है हमारे 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स के बारे में, जिसके ऊपर ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं. देखो एक बहुत ही कमाल की मैं बात बताना चाहती हूं आपको कि अभी तक हमने जितना चैप्टर कवर करा है उसमें सारे कंसेप्ट हमने पढ़ लिए हैं. अब हमें सिर्फ रास्ता बताना है. ठीक है, अभी हमें सिर्फ सफर बताना है कि ये नदी यहां से निकल के यहां जाती है, ये नदी यहां से निकल के इधर जाती है, बस रास्ते ही बताने हैं बस, और कुछ भी नहीं कर रहा. कंसेप्ट सारे हो चुके हैं खत्म. वाओ अमेजिंग. ठीक है, तो फटाफट से यहां पर हम अपने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स की बात करने वाले हैं मेरे बच्चे. हमारे 3, ओ माय गॉड, हिमालयन रिवर्स कौन कौन से हैं, क्या आप लोग जानते हैं? यस, आई थिंक यू माइट नो. सबसे पहले है इंडस. इंडस रिवर की बात करेंगे. उसके बाद है हमारा गंगा. गंगा रिवर की बात करेंगे. और उसके बाद है हमारा ब्रह्मपुत्र. ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करेंगे. ठीक है, चलो अभी यहां पर मैं आपको दिखा देती हूं कि ये तीनों नदियां कहां पर हैं. ऑब्वियसली हिमालयन रिवर्स है तो हिमालयस की साइड से ही ओरिजिनेट हो रही हैं. यहां से मेरे बच्चे देखो, यहां से आपका इंडस रिवर चालू हुआ, ये इंडिया में कश्मीर के इलाके में गया, यहां से आ गया. ओ माय गॉड, गलती कर ली है ना इंडस ने. कहां चला गया? पाकिस्तान में चला गया. ओके, पाकिस्तान में घुस गया है. यहां पर आए, यहां पर बेचारा अकेला था, फिर उसको जो है ज्वाइन करा है पंजाब की हमारी ये 5 नदियों ने, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सारी की सारी नदियां इसको ज्वाइन करती हैं पाकिस्तान में. फिर और नीचे जाता है, नीचे जाता है, नीचे जाता है, नीचे जाता है, और यहां पर बच्चों किसके साथ जाके मिल जाता है? अरेबियन सी के साथ. तो इंडस रिवर की कहानी ये है. ठीक है, पूरा जो सफर है इंडस नदी का ये है. उसके बाद यहां पर है गंगा नदी. गंगा नदी आप इधर देखोगे, यहां से जो है भागीरथी, अलकनंदा आएंगी, गंगा बनेगी, गंगा इधर 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 बहेगी. गंगा में बहुत सारे दूसरे हिमालयन रिवर्स इधर से आके मिलेंगे. कुछ रिवर्स जो है पेनिनसुलर रीजन से आके भी मिलेंगे. गंगा चलती रहेगी, फिर बांग्लादेश में जाएगी. बांग्लादेश में उसका मिलन होगा अपने दूसरे एक तरीके से साथी से. कौन सा दूसरा साथी? ब्रह्मपुत्र. ब्रह्मपुत्र से बांग्लादेश में मिलेगी और वहां से ये डेल्टा बनाएगी और बह जाएगी बे ऑफ बंगाल में.
वहीं पे यहाँ पे ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो वो भी बिल्कुल इंडस नदी के पास, यहां से बच्चों तिब्बत के रीजन से ओरिजिनेट होके ईस्ट साइड बहता है, हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में एंटर होता है। सॉरी, थोड़ा मैं आगे चली गई। यहाँ नॉर्थ ईस्ट में एंटर होता है, यहाँ पे और नदियां इसको मिलती हैं, बहुत ज्यादा जो है इसकी चौड़ाई एक्सपैंड हो जाती है, यहाँ पर बहुत पानी इसको मिल जाता है। ब्रह्मपुत्र यहाँ से बहनी चालू होती है, फिर बांग्लादेश में जाती है, गंगा से मिलती है और बे ऑफ बंगाल में एंटर कर जाती है। इस तरीके से हमारी ये 3 जो नदियां हैं हिमालयन रिवर्स, आपने इनको मैप पे देख लिया है। मैप पे अगर आप इनको देख लोगे बच्चों, 1-2 बारी और देख लोगे क्लास के बाद, तो आपको सिंपल बिल्कुल आंख बंद करके बता दोगे कि कौन सी नदी कहां से कहां गई, कौन सी कहां से कहां गई। ठीक है, चलो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे इंडस रिवर सिस्टम के पास। इंडस रिवर की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखो इंडस रिवर कहां पे चालू होता है, कहां से ओरिजिनेट होता है, तो इट ओरिजिनेट्स इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। तिब्बत में ओरिजिनेट हो रहा है, मानसरोवर लेक के पास में। ठीक है, तो अभी अभी उसकी लोकेशन बताई थी, तिब्बत में इसका ओरिजिनेशन हो रहा है। चलो तिब्बत से किस साइड बहता है, सभी को पता है कि भाई तिब्बत में अगर ओरिजिनेट हो रहा है, तिब्बत से ये इस साइड वेस्ट की साइड बहता है, वेस्टवर्ड्स फ्लो करता है, इंडिया एंटर करता है थ्रू लद्दाख, फॉर्मिंग अ पिक्चरेस्क गॉर्ज। वही बच्चों गॉर्ज यहाँ पे फॉर्म करता है, जॉर्ज गॉर्ज जो भी बोल लो, जहां पर ये जो है 2 पहाड़ों के बीच में से चीर के निकलती है नदी, कहां पर, लद्दाख के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया में एंटर हो रहा है लद्दाख में, जहां पर एक गॉर्ज फॉर्म करके आ रहा है। वाओ कितना सुंदर लगता होगा, कभी मौका मिले तो जरूर जाके देखेंगे भाई कि ये गॉर्ज कैसा है। उसके बाद मेजर ट्रिब्यूटरीज, यहां पर बच्चों अब ट्रिब्यूटरीज की कहानी आ गई है। ट्रिब्यूटरीज बताया था कि नहीं बताया था तुम्हें, यानी कि वो नदियां जो इंडस में आके मिल रही हैं, जो इंडस को ज्वाइन कर रही हैं। ठीक है, नाउ कौन कौन सी नदियां कश्मीर रीजन में इसको ज्वाइन कर रही हैं? सबसे पहले है हमारा जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा। तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज आके इसको कश्मीर रीजन में मिल रही हैं। ठीक है, तो यहां तक अगर हम देखें तो देखो तिब्बत में ओरिजिनेशन हो रहा है, इधर तिब्बत में ओरिजिनेशन हो रहा है, इधर जो है लद्दाख में आया, लद्दाख में आके इधर आया, यहाँ पे बहुत सारी कश्मीर में इसको नदियों ने ज्वाइन करा, फिर जो है ये जाएगा पाकिस्तान की तरफ। अब passes through बाल्टिस्तान, गिलगिट, emerges from the mountains at अटक। तो यहां पर बच्चों की देखो ये जो है बाल्टिस्तान और गिलगिट के थ्रू पहुंच गया है पाकिस्तान, सतलुज, बियास, रावी, चेनाब, झेलम। अब ये पांचों की पांचों नदियां, सतलुज, बियास, रावी, चेनाब और झेलम, बच्चों सभी को पता है पंजाब, पंजाब यानी कि पंज और आब, पंज का मतलब होता है 5, आब का मतलब होता है पानी। तो 5 जो है नदियां कहां बह रही हैं, पंजाब में, और ये पांचों नदियां जाके मिल जाती हैं इंडस में। तो ये सारी नदियां क्या हुई, ये भी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हुई। ओके, तो ये सारी नदियां जो हैं मर्ज करती हैं मिठान कोट जो जगह है वहां पर पाकिस्तान के अंदर। फ्रॉम देयर फ्लो साउथवर्ड्स इनटू द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये जो है अब यहाँ चला गया है, ठीक है, पाकिस्तान में आ गया है, और मिठान कोट जो जगह है, मिठान कोट में ये सारी नदियां, मिठान कोट के पास ये जो पांचों नदियां हैं इंडस से मिल गई हैं। फिर यहाँ से ये जो है साउथवर्ड्स फ्लो कर रहा है, और साउथवर्ड्स फ्लो करके ये जो है इधर अरेबियन सी में जाके अपना मिल जाएगा। इंडस प्लेन वेरी जेंटल स्लोप विद अ टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड। तो बच्चों यहाँ पर ये बताया जा रहा है जेंटल स्लोप है, मतलब जिस तरफ नदी जा रही है ना उस तरफ हल्का सा ऐसा ढलान है, तो जेंटल स्लोप की बात करी जा रही है। साथ ही में ये बोला जा रहा है इंडस रिवर इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अगर आपको पता है कि सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है। यहाँ इंडस को लॉन्गेस्ट नहीं, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बोला गया है, तो लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है वर्ल्ड में, आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। नाउ इंडस यहाँ पे रिवर की बात हो रही है, 2900 किलोमीटर की जो है ये लेंथ तय करता है, एंड अबाउट 1/3, 1/3 इंडस बेसिन जो है वो इंडिया में लाए करता है। बच्चों 1/3 जो इंडस रिवर का हिस्सा है वो इंडिया में लाए करता है। कहाँ पे लाए करता है, कहाँ मौजूद है, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में थोड़ा बहुत हिस्सा, और पंजाब में। ठीक है, तो इन सभी जगहों में इंडस का जो 1/3 हिस्सा है वो लाए कर रहा है। नाउ रेस्ट लाइज इन पाकिस्तान।
तो जो 2/3 हिस्सा है वो पाकिस्तान में है, 1/3 हिस्सा हमारे पास है। और इसी वजह से बच्चों एक ट्रीटी भी हमने, एक संधि साइन कर रखी है पाकिस्तान के साथ कि कैसे हम इस नदी का पानी शेयर करेंगे। तो एक ट्रीटी है जिसका नाम है इंडस वाटर ट्रीटी। आई थिंक आप लोगों ने इस ट्रीटी के बारे में काफी ज्यादा सुना होगा रिसेंटली, क्योंकि जब हमारी हाल फिलहाल में एक थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी तो हमने क्या बोला था कि हम तो नहीं भेजेंगे इंडस रिवर में पानी, यहां से जो इंडिया से पानी जा रहा है, फ्लो कर रहा है, रोक लेंगे उसको, नहीं भेजेंगे पाकिस्तान को। तो यहां पर बच्चों वही इंडस वाटर ट्रीटी की बात हो रही है। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन करी गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और इसको क्यों साइन करा गया था? ताकि इजीली हम लोग कैसे इंडस रिवर के वाटर को यूज करना है तो इजीली उस पर कुछ सांठगांठ बने और दोनों कंट्रीज इजीली डिवाइड करके उसको यूज कर ले। नाउ इंडिया कैन ओनली यूज 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरिड बाय द इंडस रिवर सिस्टम। और इस ट्रीटी के हिसाब से इंडिया मात्र 20% पानी जो है इंडस रिवर का वो यूज कर सकता है। दिस वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड सदर्न वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान। यार पर ये तो थोड़ी नाइंसाफी से हो गई कि 1/3 अगर हिस्सा हमारे पास है तो भी हम सिर्फ 20% पानी यूज कर पा रहे हैं। थोड़ा सा गलत हो गया है, मैथ्स ठीक बैठी नहीं यहाँ पर। लेकिन फिर भी बच्चों इस पानी का इस्तेमाल करा जा रहा है पंजाब हरियाणा के अंदर खेती करने के लिए, पानी देना होता है उसके लिए, इरिगेशन के लिए। साथ ही में सदर्न वेस्टर्न पार्ट जो है राजस्थान के, वहां पर भी इस पानी को यूज किया जा रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट कौन सा रिवर है? आई नो दैट यू गाइज नो, इट इज आर वेरी सेक्रेड रिवर। गंगा नदी की यहाँ पे बात हो रही है, तो गंगा मैया की जय। और यहाँ पर हम लोग गंगा मैया की ही बात करने वाले हैं। गंगा मैया की बच्चों हम बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि देखिए यहाँ से 2 नदी आ रही है, भागीरथी, अलकनंदा, ये आके यहाँ पे मिलेंगे और वहां से गंगा नदी बहनी चालू होगी। गंगा नदी बह रही है, बह रही है, बह रही है, किस साइड बह रही है? हमारी ईस्टर्न तरफ बह रही है। क्यों बह रही होगी ईस्टर्न साइड? क्योंकि स्लोप होगा, उधर ढलान है, ठीक है, ढलान है, इसलिए ईस्टर्न तरफ बहती जा रही है। अब देखो यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी नदियां इससे आके मिल रही हैं, इसकी लेफ्ट बैंक से भी और राइट बैंक से भी। अब मैम लेफ्ट और राइट बैंक क्या है बच्चों? क्योंकि गंगा की डायरेक्शन इस साइड है, इस साइड है ना, इस साइड है गंगा की डायरेक्शन। तो इस तरफ की जो नदी है, इस तरफ की नदी होगी लेफ्ट, इस तरफ की नदी होगी राइट। तो लेफ्ट बैंक से इसमें आके घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी नदियां मिल रही हैं। राइट बैंक से इसमें आके यहाँ पर आप देखो चंबल, यमुना, यमुना के बाद यहाँ पे बेटवा है, यहाँ सोन है। तो ये सारी नदियां आके इसके राइट बैंक से इसमें मिल रही हैं। और फिर गंगा यहाँ पे बंगाल में पहुंचने के बाद पहुंच जाता है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में मिलता है ब्रह्मपुत्र से, वहां से दोनों बहती हैं और मर्ज हो जाती हैं बे ऑफ बंगाल में। तो जरा गंगा नदी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखिए headwaters of the Ganga called the Bhagirathi are fed by the गंगोत्री ग्लेशियर। यार देखो ओरिजिन कहां से आ रहा है? गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, उससे नदी आ रही है भागीरथी। भागीरथी मिल रही है अलकनंदा से, ठीक है। तो यहाँ गंगोत्री ग्लेशियर से निकली हुई भागीरथी, यहाँ पे देखो गंगोत्री ग्लेशियर से निकली हुई भागीरथी आ रही है और यहाँ से अलकनंदा आ रही है। ये दोनों कहाँ मिली? ये दोनों मिली कहाँ पे? चाय कॉफी के लिए मिली है? नहीं बच्चों, ये दोनों मिलती हैं देवप्रयाग में, जो कि उत्तराखंड में है। और यहाँ पर जब ये दोनों का मिलन होता है, अलकनंदा और भागीरथी का, तो बनती है गंगा नदी, ठीक है। इन दोनों के मिलन से बनती है गंगा नदी। तो देवप्रयाग से चालू हो रही है गंगा नदी। हरिद्वार पे रिवर एंटर्स द प्लेन्स फ्रॉम द हिमालयस। और बच्चों हरिद्वार पे, हरिद्वार जो जगह है जो बहुत सीक्रेट मानी जाती है, हरिद्वार के अंदर गंगा नदी बेसिकली माउंटेन से प्लेन पे एंटर हो रही है। पहले क्या है, पहाड़ों पे थी, अभी प्लेन एरिया पे आ गई है, सीधी जमीन पे आ गई है। नाउ मेजर हिमालयन ट्रिब्यूटरीज, बहुत सारी नदियां इसमें आके मिल रही हैं, ट्रिब्यूटरीज गंगा नदी की हैं। अभी अभी मैंने आपको दिखाया था, देखो यमुना जो बहुत ही यमुनोत्री ग्लेशियर से जो आ रही है, तो यमुना जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से आ रही है, जॉइंस दैट इलाहाबाद प्रयागराज। तो इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज। बच्चों हम लोगों को पता है कि प्रयागराज पे संगम होता है। किसका संगम होता है? गंगा और यमुना का। इसी वजह से प्रयागराज को भी एक बहुत सेक्रेड जगह माना जाता है। तो वहां पे क्यों, क्या, किस चीज का संगम हो रहा है? यमुना और गंगा आपस में मिल रहे हैं। उसके बाद घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी नेपाल हिमालय से निकलती हैं एंड दे कॉज फ्लड्स बट ऑल्सो एनरिच द सॉइल। बहुत अच्छी बात है कि बच्चों इनसे थोड़ी बाढ़ आती है उस इलाके में, लेकिन देखो ओवरफ्लो करना नदी का बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे क्या होता है,
उस मतलब इतना भी ज्यादा ओवरफ्लो नहीं कि उससे तबाही मच जाए, थोड़ा सा ओवरफ्लो करना जरूरी है ताकि जो आसपास का इलाका है वहां पर वो सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर दे और वो सॉइल जो है फिर से फर्टाइल हो जाए। तो उस चीज के लिए नदी का हल्का सा ओवरफ्लो करना जरूरी है, बट ये नहीं कि बच्चों आप सभी को पता है कि हमने हाल फिलहाल में ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं जहां पर नदी इतना ज्यादा ओवरफ्लो कर गई है कि बाढ़ की स्थिति, बहुत बुरे बुरे बाढ़ की स्थिति हमको देखने को मिली है। पहाड़ी इलाकों में बहुत लोगों के, हम बोल सकते हैं, घर मकान हर चीज डूब गई है। तो ऐसी स्थिति की तो कोई भी कामना नहीं करता है, ऐसी चीज तो कोई भी नहीं चाहता है। लेकिन वही बात है कि हल्का सा अगर वो अपना बैंक्स को एक्सपैंड करती है और वहां पर अगर सॉइल एनरिच करती है उतना तक ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है, नहीं तो डेवस्टेशन हो जाता है, तबाही मच जाती है। नाउ तो ये घाघरा, गंडक, कोसी कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? सारे लोग मुझे बताएंगे। अभी अभी मैंने आपको बताया था, देखो नदी इस तरफ बह रही है, इस तरफ से आगे घाघरा, गंडक, कोसी मिल रहे हैं, इस तरफ से आगे, ठीक है। तो ये कौन सी है, लेफ्ट बैंक या राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज? कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओगे, मैंने आपको वैसे ऑलरेडी बता दिया है। चलो, चंबल, बेटवा, सोन भी है जो कि पेनिनसुलर एरिया से ओरिजिनेट हो रही है, पेनिनसुलर रीजन से ओरिजिनेट हो रही है, बट गंगा में आके मिल रही है ना, तो गंगा के ड्रेनेज बेसिन का हिस्सा है। इसी वजह से शॉर्टर रिवर्स हैं, सेमी एरिड रीजन से आ रहे हैं, थोड़े सूखे हुए इलाकों से आ रहे हैं, कम पानी होता है, बट आके गंगा में मर्ज तो कर ही रहे हैं। चलो उसके बाद, अब ये तो बच्चों बात हो गई कि गंगा कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, फिर गंगा किस तरफ को बह रही है, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज उससे आगे जुड़ रही हैं, इतनी बात हो गई। अब गंगा पहुंच गई है वेस्ट बंगाल, ठीक है, कहाँ पहुंच गई गंगा? वेस्ट बंगाल। और गंगा का इंडिया से निकलने का टाइम आ गया है। तो देखिए, एनलार्ज्ड बाय ट्रिब्यूटरीज, देखो इधर से नदी आई, इधर से नदी आई, हर जगह से नदी आई और गंगा का जो फ्लो है वो बढ़ाती चली गई। तो गंगा नदी और पानी उसमें आ गया, तो एनलार्ज हो गई है, बड़ी हो गई है बाय द ट्रिब्यूटरीज। नाउ Ganga flows eastwards to Farakka, which is in West Bengal. At Farakka, the river bifurcates. अब फरक्का जो जगह है वहां पर पहुंचने के बाद रिवर बाइफरकेट हो गया, बट गया है। भागीरथी हुगली जो है, it flows south through West Bengal into the Bay of Bengal. Mainstream enters Bangladesh, joined by the Brahmaputra, becomes Meghna and flows into the Bay of Bengal. Together they form the Sundarban Delta, which is the world's largest delta. देखो बच्चों, फरक्का पहुंचते ही रिवर बाइफरकेट हो गया है, बाइफरकेट बट गया है। एक यहां पे डिस्ट्रीब्यूटरी नीचे की तरफ आ गई है, ठीक है, जो कि है हमारी भागीरथी हुगली। उसके बाद एक गंगा जो यहां गई है बाइफरकेट हो गए, वो है मेघना। गंगा का नाम क्या है? मेघना नहीं, सॉरी, पद्मा। सबसे पहले यहां पे गंगा का नाम इधर है पद्मा, यहां पे गंगा का नाम है पद्मा। यहां पे जब ब्रह्मपुत्र भी बांग्लादेश आ रही है तो ब्रह्मपुत्र का नाम भी चेंज होता है, वो बन जाती है जमुना। पद्मा और जमुना मिलकर जब ये दोनों यहां पे मिल रहे हैं, उसके बाद जो नदी बन रही है वो है मेघना। और मेघना नदी जो है बच्चों, जो ब्रह्मपुत्र और गंगा के मेल से बनी है, वो यहाँ पे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है, द सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। वही डिवाइड हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, वो डेल्टा बन रहा है सुंदरबन डेल्टा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहां पर गंगा नदी जब बांग्लादेश में आ रही है तो वो है पद्मा, ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में आ रही है तो वो है जमुना, और दोनों जब मर्ज हो रही हैं तो वो यहां पर बन गई हैं मेघना। नाम अलग अलग है, कहानी वही है, ठीक है। पद्मा जमुना मिलकर बन गई मेघना। पद्मा कौन सी है? गंगा नदी जो बांग्लादेश में आई है। जमुना कौन सी है? ब्रह्मपुत्र जो बांग्लादेश में आई है। फिर दोनों मिलकर बना रही है मेघना, और मेघना नदी से फिर क्या बन रहा है? सुंदरबन डेल्टा बन रहा है। ओके, चलो अब यहां पर गंगा नदी जो है कंप्लीट हो गई है बच्चों। याद रखिएगा, सुंदरबन डेल्टा को बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग कि सुंदरबन डेल्टा जो है, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है ये। किससे बन रहा है ये? गंगा आई है बांग्लादेश में, नाम है पद्मा। ब्रह्मपुत्र आई है बांग्लादेश में, नाम है जमुना। दोनों के मिलने से बन गया है मेघना, और मेघना नदी जो है उसने बनाया है सुंदरबन डेल्टा। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस, इट्स वेरी इजी। चलो अब जरा आगे आते हैं, और यहां पर बात हो रही है नमामि गंगे प्रोग्राम की। नमामि गंगे प्रोग्राम यानी कि बच्चों गंगा की कंजर्वेशन के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है, लॉन्च करा गया है, कंजर्वेशन मिशन है।
फ्लैगशिप प्रोग्राम बाय द यूनियन गवर्नमेंट, हमारी केंद्रीय सरकार ने जून 2014 में इस प्रोग्राम को लेकर आई है टू अकम्प्लिश ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन, कंजर्वेशन एंड रेजुविनेशन ऑफ द नेशनल रिवर। तो इस नदी के अंदर से प्रदूषण हटाने, मतलब बच्चों कम से कम प्रदूषित हो, तो पोल्यूशन हटाने के लिए, इसको कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, साथ ही में रिजुविनेट करने के लिए कि वापस से गंगा के अंदर वही साफ सफाई आए। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के कि गंगा नदी को फिर से हम लोग साफ सुथरा बनाए। वो सारी चीजें नमामि गंगे प्रोग्राम कवर कर रहा है। नेक्स्ट और लास्ट हिमालयन रिवर जिसकी हमें बात करनी है, दैट इज ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भी हमने पहले थोड़ा सा तो इंट्रोडक्शन ले ही लिया है। ब्रह्मपुत्र नदी भी बच्चों वही लेक मानसरोवर के पास इधर से ओरिजिनेट होती है, ईस्टवर्ड्स फ्लो करती है, जहां पर इसका नाम होता है सांगपो। क्या नाम होता है? सांगपो। उसके बाद सांगपो नदी यहां से हमारे नॉर्थ ईस्ट में एंटर करती है, जहां पर इसको बोला जाता है दिहांग। अब दिहांग में दिबांग और लोहित नदियां आके मर्ज होती हैं और फिर ये बनती है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र बहती है बहती है बहती है बहती है, फिर ये बांग्लादेश एंटर होती है, यहां पर इसका नाम होता है जमुना। और जमुना मिल जाती है गंगा जिसका नाम होता है पद्मा से, और ये मिलकर बनाती है मेघना। क्या बनाती है? मेघना। ठीक है, अब ये अलग अलग नाम है लेकिन नदी वही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या बात हो रही है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में ही ओरिजिनेट हो रही है, ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक। वही मानसरोवर लेक के वेस्ट से इंडस रिवर ओरिजिनेट हो रही थी और मानसरोवर लेक के ईस्ट से ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, इंडस और सतलुज के सोर्स के पास में ही। स्लाइटली लॉन्गर than the Indus and most of its course lies outside India। इंडस नदी से भी ज्यादा लंबाई ये तय कर रही है, लेकिन मैक्सिमम जो ब्रह्मपुत्र रिवर है बच्चों वो भारत के बाहर है। ठीक है, भारत के बाहर, वो चाइना तिब्बत वाले रीजन में है। फ्लोज ईस्टवर्ड्स पैरेलल टू द हिमालयाज एट नामचा बरवा 7,757 meters, takes a U-turn and enters India in अरुणाचल प्रदेश through a gorge। तो यहां पर आप देख सकते हो हिमालयाज कि पैरेलल जो है ये ईस्टवर्ड्स फ्लो कर रही है, नामचा बरवा पे आके एक यू टर्न लेके इंडिया में गॉर्ज के थ्रू अरुणाचल प्रदेश के स्टेट में ये एंटर करती है। देखिए, तो मानसरोवर के बिल्कुल ईस्ट साइड पे ओरिजिनेट करती है, यहां से बह रही है बह रही है बह रही है, हिमालयस के बिल्कुल पैरेलल, यहाँ हिमालयन माउंटेन्स है उसके बिल्कुल पैरेलल बह रही है बह रही है बह रही है बह रही है बह रही है, नामचा बरवा पहुंचती है, यू टर्न लेके अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, जहां पर इसका नाम हम क्या बोलते हैं? इसका नाम बोला जाता है दिहांग। तो यहां पर इसका नाम रख दिया जाता है दिहांग। उसके बाद बच्चों, ठीक है, देखो पहले सांगपो है, सांगपो नामचा बरवा से यूटर्न लेके आया, वहां पर इसका नाम, अब जब इंडिया में आया है ये नदी, जब इंडिया में एंटर हुई है तो इसका नाम है दिहांग। ठीक है, दिहांग है। अब दिहांग नदी में दिबांग, लोहित और बाकी ट्रिब्यूटरीज भी ज्वाइन करती हैं इस रिवर को और मिलकर ये बनाते हैं ब्रह्मपुत्र। आसाम में, आसाम में जब बाकी नदियां मर्ज होती हैं तो ये बन जाता है फिर ब्रह्मपुत्र। नाउ तिब्बत में पानी कम होता है, सिल्ट भी, मतलब वही मिट्टी विट्टी कम होती है क्योंकि कोल्ड ड्राई एरिया है, लेकिन जब इंडिया एंटर करती है ये तो इट फ्लोज थ्रू हाई रेनफॉल रीजन, कैरीज ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड सिल्ट। देखो बच्चों, पहले जो नदी है ना वो इतनी चौड़ाई में होती नहीं है, बहुत कम पानी कैरी करके वो आ रही होती है, जो सांगपो होती है, क्योंकि काफी कोल्ड और ड्राई रीजन में वो बह रही होती है। बट जब वो इंडिया एंटर करती है, एक ऐसे रीजन में एंटर कर जाती है नॉर्थ ईस्ट में जहां भाई बारिश बारिश ही बारिश हो रही है, पानी की कोई कमी है ही नहीं। दैट इज वाई इंडिया के अंदर एंटर होके इट विल कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर एंड सिल्ट। बहुत सारा पानी इस नदी में आ जाता है, बहुत सारी सिल्ट मिट्टी वगैरह आ जाती है, तो इसका कोर्स जो है वो एक्सपैंड हो जाता है। जैसे पहले अगर इतनी थी तो अब इतनी हो गई, कोर्स एक्सपैंड हो जाता है। आसाम में ब्रेडेड चैनल फॉर्म्स मेनी रिवराइन आइलैंड्स, फॉर एग्जांपल मजूली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड। तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि आसाम वगैरह के अंदर ये जो नदी है, यहाँ पे बहुत बीच बीच में डेपोजिशन होती रहती है, मिट्टी विट्टी डिपॉजिट होती रहती है, तो रिवराइन आइलैंड्स बनाती है। हमने फिजिकल फीचर्स वाले चैप्टर में पढ़ रखा है। और मजूली इज द रिवराइन आइलैंड, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड है, जो कि हमारे देश में ही मौजूद है, ब्रह्मपुत्र रिवर ने जो बनाया है, जहाँ पे लोग भी रहते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात आपको याद रखनी है, बहुत ही सिंपल है यार, बहुत ईजी है। बस यहीं तक ही हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर था। अब जरा यहाँ पर कुछ और भी बात लिखी है, ब्रह्मपुत्र नोन एज सांगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। यस, तो ये याद रखना यार। देखो मैंने आपको बताई थी कहानी, पहले सांगपो है, सांगपो फिर इंडिया आया तो दिहांग है,
दिहांग में दिबांग लोहित मिले, फिर वो मिलके बना ब्रह्मपुत्र, फिर ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में गया तो उसका नाम चेंज होके हो गया जमुना, फिर जमुना जब मिलती है उससे, किससे, गंगा से, गंगा का नाम था पद्मा बांग्लादेश के अंदर, तो पद्मा और जमुना जब मिलते हैं तो बन जाते हैं मेघना और फिर बह जाते हैं बे ऑफ बंगाल में। इतनी बारी बोल दिया है, मुझे लगता है आपको तो याद हो ही गया होगा बच्चों, बार बार सुन सुन के भी। चलिए अब जरा इसके बाद हमारे हिमालयन रिवर्स को कंप्लीट करने के बाद आ जाते हैं हमारे पेनिनसुलर रिवर्स पे, जो कि बच्चों पेनिनसुलर रीजन में ओरिजिनेट होके वहीं पे बह जा रहे हैं, जैसे कि हमारी नर्मदा नदी। तो यहाँ पे यार आप देखोगे कुछ रिवर्स हैं वेस्ट फ्लोइंग, कुछ रिवर्स हैं ईस्ट फ्लोइंग, मतलब कि कुछ रिवर्स आके वेस्टर्न साइड पे अरेबियन सी में मिल रहे हैं और कुछ रिवर्स ईस्टर्न साइड फ्लो करके बे ऑफ बंगाल में मिल रहे हैं। नर्मदा रिवर यहाँ पर है जो कि हमारे वेस्ट में फ्लो कर रहा है, अरेबियन सी में मिल रहा है। उसी के नीचे तापी है जो कि उसी के पैरेलल है और यहाँ पर फिर से आके अरेबियन सी में मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जैसे कि आपकी गोदावरी, कृष्णा, यहाँ कावेरी, ये सारे हमारे महानदी, ये रहा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये हमारे कुछ मेजर रिवर्स हैं जो कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जो ईस्टर्न साइड में बह रहे हैं। एक और चीज मैं आपको बच्चों खासियत बताना चाहती हूँ वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की। ये जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ना, इनको इतनी जगह नहीं मिलती है यहाँ पर डेल्टा वगैरह बनाने की, इसलिए नदी सीधी सीधी जाके समुद्र में मिल जाती है, ऐसे सीधी सीधी जाके मिल जाती है। तो ऐसे जब कोई नदी सीधी जाके मिल जाती है ना समुद्र में, आपको मैं समझाती हूँ थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर सी है, ठीक है, यहाँ पे सी है, कोई नदी आ रही है, इस तरीके से नदी आ रही है, उसको ज्यादा जगह नहीं मिली तो सीधी सीधी जाके सी में बह गई, तो ये होता है एस्टुअरी, ठीक है, एस्टुअरीज फॉर्म करना। क्या होता है? एस्टुअरीज फॉर्म करना। अरे एस्टुअरीज फॉर्म करना, जब आप सीधे सीधे जाके मिल रहे हो समुद्र में तो एस्टुअरी बना रहे हो। वहीं पर अगर आप क्या कर रहे हो, जैसे ऐसे जा रहे हो एंड यू आर डिवाइडिंग, ऐसे ऐसे करके आप जो है डेल्टा बना रहे हो, तो ये है डेल्टा, सीधे सीधे जाके मिल रहे हो तो एस्टुअरी। जैसे यहाँ पे नर्मदा तापी एस्टुअरी बना रही हैं और ये सारी नदियां जो हैं ये क्या बना रही हैं? डेल्टास बना रही हैं। इसके पीछे भी एक रीजन था, हमने फिजिकल फीचर्स चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा था। क्या था वो रीजन? क्योंकि वेस्टर्न घाट और इसके बीच में ज्यादा स्पेस नहीं होती तो यहाँ सीधे जाके मिल जाती है, और ईस्टर्न घाट और ये प्लेन जो होता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये बहुत वाइड होता है, दैट इज वाई बहुत सारी जगह मिलती है नदी को, तभी वहां पर डेल्टा बनते हैं। तो ये सारी चीजें भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कंफ्यूज मत होना। अगर आपको ये टॉपिक रिवाइज करना है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, आप लोग जा सकते हो फिजिकल फीचर्स वाले चैप्टर को देख सकते हो, ठीक है। नाउ जरा सा आगे आते हैं और यहां पर आ जाते हैं हमारे नर्मदा बेसिन पर। नर्मदा बेसिन की बात करते लेते हैं, नर्मदा नदी की बात कर लेते हैं। तो बच्चों यहां पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं नर्मदा नदी की, जो कि हमारी पेनिनसुलर रिवर्स में से सबसे पहली हम रिवर की बात जानने वाले हैं, कहानी को जानने वाले हैं। तो यार यहाँ पे देखो नर्मदा नदी मैम आती कहाँ से है? सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे ना तो हिमालयन माउंटेन्स है, तो ओरिजिनेशन हो कहाँ से रहा है? तो नर्मदा रिवर राइजेस इन दी अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। तो यार ये जो अमरकंटक हिल्स है ना, बेसिकली ये ऐसे हिल्स हैं कि जब बारिश का पानी इनमें आता है ये सोख लेते हैं, फिर उसके बाद ये पानी रिलीज करते रहते हैं। सो इसी सोर्स की वजह से नर्मदा नदी को पानी मिलता है। उसी के साथ फ्लोज वेस्टवर्ड्स थ्रू अ रिफ्ट वैली फॉर्म्ड ड्यू टू फॉल्टिंग। अब यहां पर बच्चों ध्यान दीजिए, आप लोगों ने पढ़ा है जब टेक्टोनिक प्लेट्स दूर जाती हैं तो क्या होता है? फॉल्टिंग होती है और एक ऐसे रिफ्ट वैली है, ऐसे बीच में से गड्ढे लाइक सिचुएशन क्रिएट होती है। तो यहाँ पे जहां नर्मदा फ्लो करती है, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे जहां नर्मदा फ्लो करती है, सॉरी देखो दिस इंटायर एरिया है ना, ये देखिए यहां पर दिस इज बेसिकली अ रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली क्या होती है मैं बताती हूं, ये देखो ये नर्मदा है, ठीक है। रिफ्ट वैली का मतलब है बच्चों देखो यहाँ ना दो माउंटेन रेंजेस है, एक माउंटेन रेंज इसके ऊपर है, एक माउंटेन रेंज इसके नीचे है, ठीक है। दोनों माउंटेन रेंजेस कौन सी है? विंध्यास एंड सतपुराज। तो बेसिकली ये दोनों जो हमारी माउंटेन रेंजेस है उनके बीच में से नर्मदा रिवर, ऐसे ये माउंटेन है, इधर माउंटेन रेंज है, उनके बीच में से ऐसे जो है रिफ्ट वैली बनी हुई है। इसी रिफ्ट वैली में जो है नर्मदा रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है।
नाउ ये रिफ्ट वैली बनी कैसे? फॉल्टिंग के थ्रू। तो टेक्टोनिक प्लेट्स इस तरफ गई तो ऐसे गड्ढा सा क्रिएट हुआ, वही रिफ्ट वैली है दो माउंटेन रेंजेस के बीच में, जिसके बीच में नर्मदा फ्लो कर रही है। कुछ फेमस सीनिक स्पॉट्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। सीनिक स्पॉट्स का मतलब है बहुत ही खूबसूरत नजारे आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर। तो मार्बल रॉक्स है जबलपुर के पास में, जहां नर्मदा फ्लो कर रही है। इस तरीके के रॉक्स हैं। और यहाँ पर क्या है? डीप गॉर्ज बनाकर, वही बात है, पहाड़ों के बीच में से कट करती हुई रिवर फ्लो करती है। छोटे छोटे ऐसे जो है स्टेप लाइक मार्बल रॉक्स हैं, जैसे नदी इधर से आती है, यहाँ छोटा सा झरना बना दिया, फिर यहाँ छोटा सा झरना, तो इस तरीके से ऐसे फ्लो कर रही है। तो बहुत सुंदर से नजारे आपको देखने को मिलते हैं। धुआंधार फॉल्स है। धुआंधार फॉल्स में भी स्पेक्टेक्युलर वाटरफॉल वेयर द रिवर प्लंजेस ओवर द स्टीप रॉक्स। स्टीप रॉक्स में से एकदम से ऐसे नीचे की तरफ जो है झरना बना के उतरती है, तो बहुत सुंदर सुंदर वाटरफॉल क्रिएट करती है। तो वैसे नजारे हैं। ट्रिब्यूटरीज बहुत ही शॉर्ट हैं, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज इसमें मर्ज होती हैं, राइट एंगल पे रिवर को ज्वाइन करती हैं। इस तरीके से रिवर को ज्वाइन करती है राइट एंगल पे, है ना, राइट एंगल बना के। साथ ही में नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। तो एमपी और गुजरात के हिस्सों को कवर करते हुए नर्मदा बहती है। बहुत ही फैक्ट्स हैं यार, इसको आपको फैक्ट्स की तरह लर्न करना होगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाया जा रहा है वही मार्बल रॉक्स, ये रहे मार्बल रॉक्स, और आपका ये धुआंधार फॉल्स, ठीक है। तो मार्बल रॉक्स ये रहे, धुआंधार फॉल्स ये रही। यहाँ पर आप देख सकते हो धुआंधार फॉल्स, भाई लोग कितने ज्यादा इकट्ठे होके देख रहे हैं इसको। तो ये वाटरफॉल क्रिएट कर रही है इतना सुंदर सा। और यहाँ पे मार्बल रॉक्स हैं, इनके बीच में से जो है नदी गॉर्ज बना के वही जो है चीर के निकल रही है। आगे अगर हम आते हैं, यहाँ पर आता है तापी। तापी की बात कर लेते हैं। तापी अगेन बच्चों एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, इस तरफ को बह रहा है तापी। तापी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए बहुत ही इजी और सिंपल है। तापी जो है सतपुरा रेंज से चालू हो रहा है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो सतपुरा के जो पहाड़ है, सतपुरा जो रेंज है, वहां से तापी चालू हो रहा है बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से, और वेस्टवर्ड फ्लो कर रहा है। नर्मदा की तरह एक रिफ्ट वैली में ये भी फ्लो कर रहा है, लेकिन इसकी लेंथ थोड़ी और कम है। तो ये भी रिफ्ट वैली में फ्लो कर रहा है बच्चों, वही जो है गड्ढे लाइक सिचुएशन है रिफ्ट वैली की, उसमें फ्लो कर रहा है, बट इट इज शॉर्टर इन लेंथ इन कंपैरिजन टू नर्मदा। नर्मदा जो है और लंबा कोर्स तय करता है, तापी उतना लंबा कोर्स नहीं तय करता। covers part of MP, Gujarat, Maharashtra and coastal plains between Western Ghats and Arabian Sea are narrow, so rivers are short in length. यहाँ पे यार वही वाली बात बताई गई है कि क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न घाट के होने की वजह से ये जो कोस्टल प्लेन वाला इलाका है, घाट और समुद्र के बीच ये जो इलाका है, प्लेन एरिया जो है, बहुत ही पतला सा है, नैरो सा है। तो ज्यादा जगह नहीं मिलती है रिवर्स को कि वो डेल्टास बनाए या कुछ हरकत करके जो है सी में वो मर्ज हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो सीधे सीधे नदियां जो है जाके मर्ज हो जाती हैं, ठीक है। तो कोर्स जो होता है रिवर्स का बहुत ही छोटा होता है, शॉर्ट होता है, और फटाफट से वो जो है समुद्र में जाके मिल जाते हैं। नेक्स्ट रिवर यहाँ पर आता है हमारा गोदावरी। गोदावरी सबसे बड़ा पेनिनसुलर रिवर है। अब बच्चों ये ना रिवर आपका ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ईस्ट की तरफ जाता है, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट हो रहा है, नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गोदावरी इधर से ओरिजिनेट हो रहा है, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट के नासिक डिस्ट्रिक्ट यहाँ से ओरिजिनेट होता है और ईस्टवर्ड्स बहता है। उसी के साथ लेंथ इसकी 1500 किलोमीटर की है, फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल। तो 1500 किलोमीटर का रास्ता तय करके बे ऑफ बंगाल ईस्ट में जाके मिल जाता है, इस तरफ जाता है, ईस्ट में जाके यहाँ बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, वहां जाकर ये मिल जाता है, डेल्टा भी बनाता है। उसी के साथ लार्जेस्ट अमंग पेनिनसुलर रिवर, जितना इसका ड्रेनेज बेसिन है, मतलब अभी बताया यार कि पेनिनसुलर रिवर में सबसे बड़ा रिवर यही है, तो ड्रेनेज बेसिन भी इसका सबसे बड़ा है। वही जो एरिया ये ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज कवर करती है, वो एरिया भी इसका सबसे बड़ा है। कवर्स महाराष्ट्र, मतलब 15% जो ये नदी है महाराष्ट्र में पाई जाती है, फिर एमपी, ओडिशा, आंध्र प्रदेश में भी थोड़ी थोड़ी पाई जाती है। मेजर ट्रिब्यूटरीज इसकी हैं, कौन कौन सी नदियां इसमें आके मिल रही हैं? पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, माजरा, वैनगंगा, पैनगंगा, ये सारी की सारी बच्चों इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि गोदावरी में आके मिल रही है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको यहाँ पे जरूर याद रखना है वो है कि गोदावरी को दक्षिण गंगा बोला जाता है, मतलब साउथ की गंगा, साउथ इंडिया की गंगा की तरह माना जाता है, बिकॉज गंगा जितने एरिया पे नॉर्थ में मौजूद है, सिमिलरली साउथ में उतनी बड़ी नदी बस एक ही है, वो है गोदावरी। तो नॉर्थ में गंगा बहुत बड़ा एरिया कवर करती है और वैसी एक ही नदी है साउथ में, विच इज गोदावरी। तो इट इज द गंगा ऑफ द साउथ। तो गोदावरी को दक्षिण गंगा बुलाया जाता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आती है यहाँ पे नदी हमारी महानदी। महानदी की बात करेंगे और कृष्णा की बात करेंगे और कावेरी, तीन बहुत ही सिंपल है। देखो महानदी इधर बह रही है, ये है इसका, यहाँ डेल्टा भी बना रही है,
ठीक है। उसी के साथ आपका जो कृष्णा है, यहाँ देखो ये नीचे है कावेरी यहाँ पे, और यहाँ पर है कृष्णा, ठीक है। ओके चलो, यहां पर मेरे बच्चों देखो महानदी बेसिन की बात हो रही है। महानदी कहां से ओरिजिनेट हो रही है? हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से ओरिजिनेट होकर आ रही है, ओडिशा में फ्लो कर रही है, बे ऑफ बंगाल में पहुंच रही है, 860 किलोमीटर की लंबाई तय कर रही है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड ओडिशा, इन सभी जगहों पे इसका ड्रेनेज बेसिन पाया जाता है। मतलब इन सभी स्टेट्स को कवर कर रही है महानदी, जहां पे इसकी ट्रिब्यूटरीज या डिस्ट्रीब्यूटरीज पाई जा रही हैं। नेक्स्ट है कृष्णा। कृष्णा ये वो रैपर वाले कृष्णा नहीं है, कृष्णा बेसिन की बात हो रही है। कृष्णा जो है बच्चों एक स्प्रिंग महाबलेश्वर के थ्रू राइज हो रहा है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से ही राइज होकर आ रहा है। 1400 किलोमीटर की लंबाई है, अच्छा खासा लंबा रिवर है, फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल। ये भी बे ऑफ बंगाल में जाके ईस्ट फ्लोइंग है, तो बे ऑफ बंगाल में ही जा रहा है। उसी के साथ तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी, भीम, ये सारे जो है भीमा, ये सारी क्या है इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। उसी के साथ महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में इसका ड्रेनेज बेसिन पाया जाता है। और लास्ट अगर मैं यहाँ पे नदी पे आऊं तो वो है आपकी कावेरी। कावेरी नदी की भी बात कर लेते हैं फटाफट से। एक लास्ट हमारी जो रिवर रह गई है कावेरी, इसकी भी बात कर लेते हैं। कावेरी रिवर की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कावेरी रिवर राइजेस इन ब्रह्मगिरी रेंज, ठीक है। तो ये जो है ब्रह्मगिरी रेंज में राइज करके आ रही है वेस्टर्न घाट से, और जाके मिल रही है बे ऑफ बंगाल में। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, देखो यहां से जो है कावेरी यहां से राइज कर रही है वेस्टर्न घाट से, और बिल्कुल इधर आ रही है, इधर आ रही है, और यहाँ पर कहां पे मिल रही है, बे ऑफ बंगाल में मिल रही है। बड़ी सिंपल सी बात है। टोटल लेंथ कवर करती है 760 किलोमीटर की। अमरावती, भवानी, हेमावती, कबिनी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो नदियां इसमें आके मिलती हैं, और कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु के पार्ट्स को ये रिवर कवर करती है। चलो अभी एक और चीज यहाँ पे फैक्ट आता है बच्चों की, ये जो है नदी सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल फॉर्म करती है इंडिया में, जिसका नाम है शिवासमुद्रम फॉल्स। शिवासमुद्रम फॉल्स जो है दिस इज फॉर्म्ड बाय द कावेरी रिवर। तो ये हल्का सा फैक्ट है जो कि एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। अब यहां पर रिवर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, और अब हम आ गए हैं लेक्स की बात करने के लिए, ठीक है बच्चों। लेक्स की बात करेंगे, और लेक अलग अलग प्रकार की लेक्स होती हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, फटाफट से इसको देखो। लेक्स जो है बच्चों हम अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। कुछ लेक होती है सीजनल लेक। सीजनल का मतलब है कि कभी सीजन के दौरान बारिश आई तो उसमें पानी भर गया, तब वो लेक है, नहीं तो फिर सूख गई। तो सेमी एरिड इनलैंड ड्रेनेज बेसिन में पाई जाती है, जैसे कि राजस्थान वगैरह में, कि थोड़े टाइम के लिए भाई पानी दिखेगा उसमें। इनलैंड ड्रेनेज मतलब भाई उसी जगह के अंदर ही बारिश आ रही है तो उससे भर गई और फिर जो है सूख गई, ठीक है। तो राजस्थान वगैरह में ऐसी सीजनल लेक्स बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। उसके बाद ग्लेशियल लेक्स की बात कर लेते हैं, यानी कि ग्लेशियर के मेल्ट होने से ऐसे एक हम बोल सकते हैं बच्चों, जैसे एक एरिया है, ठीक है, ऐसे गड्ढा सा एरिया है, उस एरिया में ग्लेशियर मेल्ट हो गया है, पानी उसका भर गया, तो दोज आर ग्लेशियल लेक्स। ग्लेशियर्स डग बेसिन्स फिल्ड विद स्नो मेल्ट कॉमन इन हिमालयस। तो जब स्नो मेल्ट होती है और ऐसे वो बेसिन डग कर देते हैं, वही एक तरीके से एक गड्ढा सा बना देते हैं वो ग्लेशियर मेल्ट होकर, और वहीं पे पानी रह जाता है, तो वो ग्लेशियर से जो लेक्स बनती है उनको ग्लेशियल लेक्स बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर डल लेक, नैनीताल के अंदर भीमताल, नैनीताल जो लेक है, नैनी लेक, भीमताल, लोकताल, बारापानी, तो ये सारी लेक्स हैं जो कि ग्लेशियर से बनी है, ग्लेशियर के मेल्ट होने से बनी है। उसके बाद आती है टेक्टोनिक लेक्स। तो यहाँ पे टेक्टोनिक लेक्स क्या है, जो टेक्टोनिक मूवमेंट से बनी है, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से बनी है, ठीक है। तो वुलर लेक जेएनके में इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, जहां साफ सुथरा पानी पाया जाता है। उसके बाद ऑक्सबो लेक आती है, सभी को पता है ऑक्सबो लेक क्या होती है। ऑक्सबो लेक की कहानी फिर से मैं याद दिलाती हूँ। ऑक्सबो लेक बच्चों ऐसे जो है, अरे ये क्या हुआ, ऑक्सबो लेक इस तरीके से लेक बह रही है और यहाँ पर कट ऑफ लेक फॉर्म हो गई, तो लेक ऐसे बहने लग गई और यहाँ पर कट ऑफ लेक बन गई, है ना। तो ये होता है ऑक्सबो लेक जो बनाई है। उसके बाद लगून्स भी बनते हैं, फॉर्म्ड बाय कोस्टल स्पिट्स एंड बार्स। चिलिका, पुलिकट, कोलेरू लेक इसके एग्जाम्पल हैं। लगून्स क्या होते हैं मैं आपको समझाती हूँ बच्चों। देखो लगून्स होते हैं जैसे कि ये एक कोस्टल एरिया है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे इस तरीके से करके वो है, ठीक है, ये कोस्टल एरिया है सपोज, और यहाँ पर क्या है, इस साइड है सी, इस साइड है सी। अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे ये ऐसे कार्व्ड आउट एरिया है और यहाँ पे बहुत सारे सेडिमेंट्स जमा हो गए, तो क्या हुआ, ये वाली जो जगह हुई, ये वाली जगह सी वाली ही जगह थी, सी समुद्र का ही था ये एरिया, बट यहाँ पे क्योंकि सेडिमेंट्स जमा हो गए तो इस एरिया को समुद्र से अलग कर दिया है ना। इन सेडिमेंट्स ने इस एरिया को
समुद्र से अलग कर दिया। तो इस तरीके से जो चीजें बनती है उसको लगून बोलते हैं। इस तरीके से जो लेक्स बनते हैं उनको लगून बोला जाता है। तो लगून्स की बात हो गई है। चिलिका, पुलिकट, कोलेरो ऐसी ही बनी है ये लेक्स। उसके बाद सॉल्ट वाटर लेक्स है जो जिसका पानी नमकीन होता है, इनलैंड ड्रेनेज बेसिन में मिलती है। इनलैंड ड्रेनेज क्या होता है, जैसे किसी शहर के बीच में, वहां शहर का भी पानी आ रहा है और पहाड़ों का भी पानी आ रहा है, वो आके एक डिप्रेशन में आके बैठ गया, तो वो इनलैंड ड्रेनेज हो गई। जैसे सांभर लेक राजस्थान में, जिसको सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए यूज करा जाता है। तो क्योंकि ये सॉल्ट वाटर लेक है, इसको फिर वही इवेपोरेट करके पानी जो है सॉल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं, नमक प्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ मैन मेड लेक्स है, हमने भाई ऐसा थोड़ी नेचुरली बनाएंगे, मैन मेड भी लेक्स हैं, जैसे कि जिनको डैम करके, डैमिंग वगैरह करके बच्चों डैम्स बनाकर रिवर्स पे हाइडल पावर जनरेशन, इरिगेशन के लिए जिनको बनाया गया है। तो सभी को पता है डैम्स जब बनते हैं इस तरीके की लेक्स बन जाती हैं। यहाँ पे जैसे डैम बनाया, ठीक है, तो ये रिवर का पानी है, इधर जो है पीछे आपने इधर स्टोरेज वो बना दिया, तो ये लेक ही तो बनाई है एक तरीके से। क्यों बनाई है? हाइडल पावर जनरेशन के लिए, कि टरबाइन घूमेगा, बिजली जनरेट होगी, या फिर इस पानी को जो है फार्मर्स तक पहुंचाया जाएगा कि वो इरिगेशन के लिए यूज कर सकें। तो वही ये लेक्स मैनमेड है जो कि डैमिंग करके बनाई जाती हैं, डैम्स बना के बनाई जाती हैं, जैसे गुरु गोबिंद सागर प्रोजेक्ट, भाखरा नंगल प्रोजेक्ट। तो ये कुछ डैम्स है जिसके थ्रू भी हमने लेक्स बनाई हैं विच आर मैन मेड। तो ये अलग अलग टाइप की लेक्स हो गई यार। ऑक्सबो लेक फॉर्मेशन, ये भी एक जिफ है जो कि अभी चल नहीं रहा है, बट इट्स ओके। इंपॉर्टेंस क्या होता है लेक्स का, क्या महत्व होता है लेक्स का? तो लेक्स जो है रिवर फ्लो को रेगुलेट करती हैं। रेगुलेट करती हैं मतलब ताकि रिवर फ्लो बढ़े ना घटे ना, उस चीज को रेगुलेट करती हैं। फ्लड्स प्रिवेंट करती हैं, ड्राई सीजन फ्लो मेंटेन करती हैं। ठीक है, तो बहुत सी बच्चों जैसे रिवर्स जो हैं लेक्स के थ्रू गुजरते हैं, मतलब लेक्स के थ्रू बहुत सारे रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं। तो इस वजह से भी, या फिर कभी जैसे बाढ़ जैसे सिचुएशन होती है तो बहुत सारे रिवर का पानी किसी लेक में चला गया तो उससे फ्लड रुक गया, तो इस तरीके से रिवर फ्लो को रेगुलेट करती है। ठीक है, स्थगित थोड़ा सा बना के रखती है। हाइडल पावर जनरेशन, तो बहुत बारी लेक्स के थ्रू भी जो पानी होता है उससे बिजली जनरेट करी जाती है, वही टरबाइन वर्बाइन को घुमाकर। उसके बाद मॉडरेट क्लाइमेट ऑफ सराउंडिंग एरिया, जहां पर भी जाओगे लेक होगी अगर, तो उस पानी की वजह से बच्चों जो आजू बाजू का क्लाइमेट होता है, जलवायु होता है, वो मेंटेन होकर रहता है। ठीक है, ज्यादा गर्मी नहीं होने देती, वो वाली चीज है। उसके बाद एक्वाटिक इकोसिस्टम, तो जो भी हमारे बहुत सारे प्राणी जो कि रहते हैं पानी के अंदर, हमारी फिशेस हो गई, बहुत सारे कोस्टल बोल सकते हैं बच्चों हम जीव जो रहते हैं, ठीक है, तो उन सबको घर देती है लेक्स। साथ ही में नेचुरल ब्यूटी, टूरिज्म और रिक्रिएशन, तो लोग घूमने फिरने जाते हैं, सुंदर लगती हैं लेक्स, बोटिंग वगैरह करते हैं, टूरिज्म के लिए, नेचुरल ब्यूटी एनहांस करने के लिए, तो उन सभी के लिए लेक्स काम आती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस हो गई। और फिर आते हैं लास्ट में रिवर्स के बारे में बात हो गई है, फिर से अब रिवर्स में हम वापस आ गए हैं और रिवर्स का रोल क्या रहा है। बच्चों देखिए, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। पुराने समय से ही जैसे बहुत से लोग थे, जब एक टाइम पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं था, बिल्डिंगें नहीं थी, लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी, तब भी जो इंसान था वो कहाँ रहता था? जहां उसको पानी मिलता था, वाटर का सोर्स मिलता था। तो बहुत सारी जो सेटलमेंट्स थी वो पानी के अराउंड होती थी। और आज के टाइम में भी पानी के अराउंड ज्यादातर जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कैरी आउट करा जाता है, लोग रहते भी पानी के आसपास हैं, क्योंकि पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो रिवर्स को आजकल के टाइम में जैसे फार्मर्स को अपने क्रॉप्स के इरिगेशन के लिए चाहिए, नेविगेशन बोट वगैरह चलेंगी, शिप चलेगी, उसके लिए चाहिए। हाइड्रो पावर जनरेशन, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो बिजली भी जनरेट करी जाती है नदी के पानी से। और ये सारी चीजों के लिए भी पानी को इस्तेमाल करा जाता है, पीने के लिए भी इस्तेमाल करा जाता है, और बहुत सारे हमारे यूजेस के लिए यूज करा जाता है। बट दिक्कत क्या हो रही है कि इस रिवर को लोगों ने पल्यूट कर दिया है, बहुत ज्यादा प्रदूषण फैला दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ज्यादा डिमांड है, इतने ज्यादा लोग हैं, भाई पानी सबको चाहिए, डोमेस्टिक घर के इस्तेमाल के लिए भी चाहिए, इंडस्ट्री के लिए भी चाहिए, हर चीज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, सब चाहिए। इस वजह से हमारे वाटर की जो वॉल्यूम है, जितना पानी है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, उसकी क्वांटिटी कम होती जा रही है। लार्ज अमाउंट्स ऑफ अनट्रीटेड सीवेज, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स डम्प्ड इनटू द रिवर्स, बहुत बारी बच्चों जो फैक्ट्रीज होती हैं वो सारा उनका जो वेस्ट होता है वो रिवर्स में बहा डालती है, बिना उनको ट्रीट करे, बिना ठीक करे। ठीक है, और बहुत सारा सीवेज, गंद वंद, हर चीज डुबा दिया जाता है, पानी के अंदर फेंक दिया जाता है, जिस वजह से क्वालिटी भी खराब हो रही है और जो सेल्फ क्लेंजिंग कैपेसिटी है रिवर की वो भी खराब हो रही है। तो रिवर ना खुद भी अपने आप को साफ करता है, वो कैपेसिटी भी उसकी डिस्ट्रॉय हो रही है, प्लस बहुत ज्यादा पल्यूट हो रहे हैं रिवर्स हमारे, उनकी क्वालिटी बहुत डिटीरियोरेट हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रखा है कि गंगा विद एडिक्वेट स्ट्रीम फ्लो कैन डाइल्यूट असिमिलेट पोल्यूशन विद इन 20 किलोमीटर ऑफ लार्ज सिटीज, बट राइजिंग अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रिवेंट दिस प्रोसेस। एज अ रिजल्ट पोल्यूशन लेवल ऑफ मेनी रिवर्स इज राइजिंग। तो गंगा भी एक तरीके से उसकी सेल्फ क्लेंजिंग कैपेसिटी अच्छी खासी थी, बट अभी जो है इतने ज्यादा
ज़्यादा शहरीकरण हो रहा है, हर कोई पानी को मतलब जितना ज़्यादा यूज़ कर सकता है कर रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, लोग डंप कर रहे हैं, ठीक है, पल्यूट कर रहे हैं वाटर बॉडीज़ को। इन सभी चीज़ों की वजह से बच्चों जो पोल्यूशन लेवल्स है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। रिवर की कोई सेल्फ क्लेंजिंग कैपेसिटी भी काम नहीं आ पा रही है। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्शन प्लान्स लॉन्च करे हैं रिवर्स की साफ सफाई के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा है गंगा एक्शन प्लान, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। तो बहुत सारे एक्शन प्लान्स हैं जिसके थ्रू रिवर्स को साफ करने की कोशिश करी जाती है, उनको जो है बच्चों पोल्यूशन से बचाने की कोशिश करी जा रही है। पर इसमें हम लोगों का भी एक बहुत अहम रोल है बच्चों, कि हम लोग कभी भी अपनी वाटर बॉडीज को पल्यूट ना करें, और अगर कोई हमें दिखता भी है करते हुए तो उसको जाके पकड़ लें हम कि भाई आप भी मत करो, ठीक है। हो सकता है कि वो हमें कुछ बोले, सुनाए, कुछ करे, बट भला तो हमारे सबका ही हो रहा है ना, तो उसको उसको आप समझाना कि हमने ना एसएसटी में ये पढ़ा था और इसलिए आपको नहीं करना चाहिए, नहीं तो नुकसान हम सभी को झेलना पड़ेगा। ओके, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है बच्चों कंप्लीट। एंड यहाँ पे लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप लोग बच्चों मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस बाय उज्ज्वला मैम, और हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। तो यहाँ पर बेसिकली हर एक क्लास की अपडेट, पॉलिटिकल साइंस नहीं आप लोगों के लिए तो बल्कि एसएसटी की हर एक अपडेट, टीचर के नोट्स, क्विज बैटल, सीबीएसई की ताजा खबरें, पढ़ाई का रिवीजन कंटेंट, हर एक चीज आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो डोंट फॉरगेट टू जॉइन इट। यहाँ पर आप लोग आइए और सारी अपडेट्स आपको हम लोग यहाँ पर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज। आज का सेशन आप लोगों ने अटेंड करा है तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारी आज की क्लास हो जाती है कंप्लीट। एंड अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग एक नए चैप्टर को लेकर आएंगे। तो कौन सा चैप्टर आप बच्चे पढ़ना चाहते हो मुझे बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स देखकर ही बच्चों मैं चैप्टर सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है। तो मुझे जरूर बताइएगा एंड लेट मी नो व्हाट यू गाइज नीड नेक्स्ट। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, रिवाइज दिस चैप्टर